प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में बैस्टिल डे समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। प्रधानमंत्री को सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। पेरिस में भारतीय समुदाय को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद तक हर चुनौती से निपटने में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है भारत। मौजूदा हालात में और बढ़ गया है भारत फ्रांस साझेदारी का महत्व। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आज दोपहर 2:35 पर होगा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला पहला देश बन सकता है भारत। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटकर 208.42 मीटर पर, लेकिन राजघाट और आईटीओ तक पहुंचा पानी। बाढ़ की स्थिति पर पीएम मोदी की नजर। केंद्रीय गृह मंत्री और उपराज्यपाल को केंद्र से हर संभव सहायता लेकर उचित कदम उठाने के दिए निर्देश। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े मेगा कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। एफपीओज के जरिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत करने के तरीकों पर होगी चर्चा। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के शतक के दम पर वेस्टइंडीज के खिलाफ डोमिनिका टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने ली 162 रन की बढ़त। स्कोर 2 विकेट पर 312 रन। लगातार दूसरी बार विंबलडन के फाइनल में पहुंची ओन्स जैब्योर। आर्यन सबालेंका को दी मात। फाइनल में चेक गणराज्य की मार्केटा वोंद्रोउसोवा से होगा मुकाबला। वहीं पुरुष एकल के सेमीफाइनल मुकाबले आज। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैस्टिल डे परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना के विमानों सहित भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी भी इस परेड में हिस्सा लेगी। फ्रांसीसी लोगों के बीच राष्ट्रीय दिवस के रूप में बैस्टिल डे का खास महत्व है। ये दिन 1779 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बैस्टिल जेल पर हुए हमले की याद दिलाता है। बैस्टिल दिवस परेड बैस्टिल दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण है। पेरिस में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। ला सीन म्यूजिकल में हर ओर भारतीयों का उमंग और उत्साह दिखाई दे रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जहां भी हैं वहां मिनी इंडिया जरूर बना लेते हैं। फ्रांस का नेशनल एंथम कहता है, मार्शो मार्शो, यानी लेटेस्ट मार्च। हमारे यहां भी वैदिक काल से जो मंत्र हमें प्रेरणा देता रहा है वो है चरैवेति चरैवेति। और यही भावना कल हमें नेशनल डे परेड में भी दिखाई देने वाली है। जल थल नभ में भारत की रक्षा करने वाली तीनों सेनाओं के जवान कल परेड में हिस्सा लेने वाले हैं। बढ़ते यूपीआई और सामाजिक परिवर्तन को प्रधानमंत्री ने बीते वर्षों की एक उपलब्धि करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत फ्रांस के बीच यूपीआई को लेकर करार हुआ है। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी
समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफेल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। प्रधानमंत्री ने फ्रांस में भारतीय विद्यार्थियों को लॉन्ग टर्म वीजा देने की शुरुआत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अहम कदम उठाए गए हैं। पिछली बार जब मैं फ्रांस आया था तब तय हुआ था कि फ्रांस में पढ़ने वाले भारतीय स्टूडेंट्स को 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दिया जाएगा। अब ये भी निर्णय लिया गया है कि फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीयों को 5 साल का लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीजा दिया जाएगा। भारत चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह से है तैयार। चंद्रयान 3 का आज 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण होगा। इसरो के वैज्ञानिक LVM-3 रॉकेट के जरिए आज इसे लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही भारत चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसरो ने एक वीडियो जारी किया है और इसमें कुछ क्लिप दिए गए हैं जिनमें अंतरिक्ष यान को परीक्षण के दौर से गुजरते हुए दिखाया गया है। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। इस मिशन में चंद्रयान का एक रोवर निकलेगा जो कि चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल में इसकी पोजीशनिंग होगी। यहीं पर रोवर इस बात की खोज करेगा कि चांद के इस हिस्से से उसे कौन कौन से खनिज और पानी मिल सकते हैं। लूनर साउथ पोल चांद का वो हिस्सा है जहां चुनौतियां ज्यादा हैं, लिहाजा मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं। पिछली बार लैंडर के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था उसमें अब बहुत बदलाव हुए हैं। चंद्रयान 2 मिशन की असफलता से सबक लेकर इस बार एल्गोरिथम को बेहतर किया गया है। कुल मिलाकर यह मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना देगा। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 दुनिया के लिए नए चंद्रमा के दौर खोलेगा। भारत के चंद्रयान 3 की सफलता न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिशन से मिली महत्वपूर्ण जानकारी भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को विश्व स्तर पर मदद करेगी। Chandrayaan 3 is going to reiterate India's indigenous capabilities and also firmly place India as an important global player to reckon with. I think the credit for this goes to Prime Minister Modi, because the manner in which the space technology was unlocked for the public-private participation in just 3-4 years, we have 140 startups at ISRO who are a world class, some of them very original, some of the first of its kind. इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नम्बी नारायणन ने चंद्रयान 3 को एक संभावित गेम चेंजर बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये मिशन सफल होगा। उन्होंने कहा कि इससे देश में अंतरिक्ष विज्ञान के विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी और भारत पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनेगा। It's going to be a game changer. I'm assuming and I hope that it will be a successful mission. I'm very happy about it. Now, Government of India now has announced its policy on the space by which external companies or private companies can participate in the developmental activities, which would mean there will be larger potential for employment, as well as some innovative ideas can get a good shape. I hope that this will come through. And so in that sense, I am saying that it will be a game changer. Let us hope for the best and wait for the launch.
देश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश जारी है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने एक सैटेलाइट इमेज जारी की है। इमेज में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम असम और मेघालय, दक्षिण छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तटों, कोंकण, गोवा, कर्नाटक पर छाए हुए बादलों को देखा जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 घंटों में इन क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। और बाढ़ के खतरों में घिरी दिल्ली के लिए राहत भरी खबर है। यहाँ यमुना का जलस्तर अब कम होने लगा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर पहले से कुछ घटकर 208.42 मीटर पर पहुंच गया है। हथनी कुंड बैराज से कम पानी छोड़े के जाने के कारण ये ताज़ा स्थिति है। यमुना में पानी का स्तर 208 मीटर से ऊपर ही है, लेकिन माना जा रहा है कि यमुना का जलस्तर अब नहीं बढ़ा तो हालात शीघ्र ही सामान्य हो जाएंगे। हालांकि चौतरफा पानी से घिरे निचले इलाकों में लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई है। अब तो आईटीओ पर भी सड़कों तक यमुना का पानी आ गया है। तमाम प्रयासों के बाद किसी तरह सुप्रीम कोर्ट परिसर में पानी को घुसने से रोका गया। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर यातायात को डाइवर्ट किया गया है, तो कहीं कहीं भारी वाहनों के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है। मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कल ही सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को रविवार तक के लिए बंद करने के आदेश दे दिए थे। और हिमाचल में बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हालांकि ब्यास नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी होने के बाद पंचवक्त्र महादेव मंदिर से पानी बाहर आ गया। वहीं कई इलाकों में भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के कारण आई तबाही से जगह जगह फंसे लोगों को निकालने की कवायद जारी है। जगह जगह एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। सड़कों को खोलने का प्रयास युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। और मुंबई में भारी बारिश के बाद मुंबई के विभिन्न हिस्सों में जल जमाव है। स्थिति हो गई है ऐसी कि मुंबई के किंग सर्कल इलाके में भी सड़कों पर जल भराव देखने को मिल रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। मथुरा और प्रयागराज समेत कई इलाकों में नदियों का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर बढ़ना जारी है। हालांकि अभी स्थिति सामान्य है। अभी नदियां खतरे के निशान से लगभग 6 मीटर नीचे बह रही हैं। और हालांकि संगम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज भी डुबकी लगा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी मानसूनी बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। मौसम विभाग ने कोकराझार, चिरांग, बारपेटा, बोंगाई गांव, दीमा हसाओ और कछार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के कारण दिसांग और ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ से विश्वनाथ, बोंगाई गांव, चिरांग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, कोकराझार, नलबाड़ी और तामुलपुर समेत कई जिले प्रभावित हैं। और एएसडीएमए के अनुसार 41,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 179 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें धेमाजी, चिरांग और विश्वनाथ सबसे अधिक प्रभावित हैं। वहीं कल चिरांग और डिब्रूगढ़ में 10 मेडिकल टीमें तैनात की गईं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर रख रही हैं। और महाराष्ट्र के पुणे में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद थीं। आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। आग के चलते धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से ही आसमान में दिखाई दे रहा था। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले 18 जुलाई को उच्च सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और इसके 11 अगस्त तक चलने की आशा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी दलों से आग्रह किया था कि वे सत्र के दौरान विधायी कार्य और अन्य विषयों पर चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लें। उन्होंने बताया कि 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। संसद का मॉनसून सत्र पुराने संसद भवन में होगा।
और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स और वित्त एवं केंद्रीय बैंक डिप्टी की बैठक 14 से 18 जुलाई तक गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। 8 से 15 जुलाई तक G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों का सम्मेलन होगा। बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं 17 और 18 जुलाई को FMCBG की बैठक होगी, जिसकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे। बैठक में बहुपक्षीय विकास बैंक को मजबूत करने पर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। When the ministers and governors met for the first time, they had mandated that what would be the important topics for further research, study, finding the way forward during the course of the year when India has the presidency. Since February, very significant amount of work, a body of work has been done by various working groups. They have completed several of their deliverables. Those have been discussed in those working groups and those will be presented to the ministers and governors. They will deliberate upon those reports and then take a view as to how to move forward for better global cooperation. आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि बैठक में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर समेत 500 प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। It is expected, and that is a day of 16th is yet left, and after I do the main part, then I'll come to the what will happen on 16th of July. A number of events are there, but overall we expect that more than 500 delegates, including finance ministers, central bank governors, their deputies, other delegates will be attending, and in total 66 delegations would be there. So while it is G20, but there are other countries who have been invited, there are permanent invitee countries, there are international organizations all put together 66 delegations and more than 500 delegates. सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने 10 जुलाई को सिसोदिया की अपील सुनने पर सहमति जताई थी। सिसोदिया के वकील ने कोर्ट को बताया था कि आप नेता की पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने सिसोदिया की अपील पर सुनवाई का आग्रह किया था। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद ईडी ने मामले में जांच शुरू की और 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया। तब से सिसोदिया तिहाड़ में है। और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आज पहले एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे की शुरुआत होने जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में हवाई अड्डे पर डुअल एलिवेटेड ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे और चौथा रनवे आज से चालू हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में अभी 3 रनवे हैं। ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवेज के साथ तीसरे रनवे पर उतरने और टर्मिनल 1 तक जाने के बाद एक विमान को जो दूरी तय करनी पड़ती है वह अब 9 किलोमीटर से कम होकर 2 किलोमीटर हो जाएगी। साथ ही इससे उड़ान भरने और उतरने से पहले और बाद में यात्रियों द्वारा सड़क पर बिताए जाने वाला समय भी कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के किसानों ने एक बार फिर गन्ना उत्पादन में पूरे प्रदेश में अपना परचम लहराया है। शामली जिले के किसानों ने कड़ी मेहनत, लग्न और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए गन्ना उत्पादन में लगातार 5वीं बार जिले को पहला स्थान दिलाया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। प्रदेश के शामली जिले का गन्ना उत्पादन में पूरे प्रदेश में पहला स्थान आया है। गन्ना विभाग ने प्रदेश के प्रत्येक जनपद से गन्ने की क्रॉप कटिंग कराई थी, जिसका औसत निकाला गया। उसके बाद गन्ना आयुक्त लखनऊ ने गन्ना उत्पादन के आंकड़े जारी किए। क्रॉप कटिंग के परिणामों के आधार पर जनपद शामली गन्ना उत्पादन में लगातार 5वें साल पहले स्थान पर रहा,
जिला गन्ना अधिकारी विजय बहादुर सिंह ने बताया कि शामली 1025.12 कुंतल प्रति हेक्टेयर औसत उपज प्राप्त कर प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। हमारा जनपद पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश में उत्पादकता में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। लगातार 5 सालों से हमारा जनपद प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में हम जो है शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश में प्राप्त कर रहे हैं। हमारे किसान भाइयों द्वारा अच्छी तकनीकों द्वारा वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करके और गन्ने की पैदावार की जा रही है, जिससे ये उत्पादकता हमको प्राप्त हुई है। इससे पूर्व प्राय सत्रों में जनपद की औसत गन्ना उपज 2018-19 में 962.12 कुंतल प्रति हेक्टेयर, 2019-20 में 990.64 कुंतल प्रति हेक्टेयर, 2020-21 में 1004.28 कुंतल प्रति हेक्टेयर रही है। साल 2021-22 में शामली में गन्ने का उत्पादन 1025.12 कुंतल प्रति हेक्टेयर हुआ है। वहीं 948.84 कुंतल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन प्राप्त कर जनपद मुजफ्फरनगर तृतीय स्थान एवं 914.96 कुंतल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन कर जनपद मेरठ प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहा है। जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि इसके लिए जनपद शामली के समस्त गन्ना किसान बधाई के पात्र हैं, जिनकी श्रम शक्ति और दृढ़ इच्छा तथा विभाग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार गन्ने की वैज्ञानिक विधि से खेती करने के कारण जिले को गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पाने का गौरव प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के शामली से अनुज सैनी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मेक्सिको में गर्मी का कहर जारी है। देश में कई जगहों पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। बढ़ती गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। गर्मी के कारण 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग में भी बढ़ोतरी हुई है। लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए प्रशासन कई प्रबंध कर रहा है, जिसमें बेघर लोगों को आश्रय गृह देने से लेकर पानी की व्यवस्था शामिल है। विशेषज्ञों ने कहा कि सूखे से स्थिति और खराब हो गई है। लगातार जंगलों की कटाई से भी गर्मी बढ़ रही है। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला डोमिनिका में खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन गुरुवार को टीम इंडिया पहली पारी में अपने पहले दिन के स्कोर बिना किसी नुकसान के 80 रन से आगे खेलने उतरी। भारत ने दूसरे दिन खेल समाप्त होने के समय 2 विकेट पर 312 रन बना लिए थे। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के शतक की बदौलत टीम इंडिया ने 162 रन की बढ़त हासिल कर ली। रोहित शर्मा ने 103 रन की पारी खेली। वेस्टइंडीज की टीम इससे पहले पहली पारी में 150 रन पर सिमट गई थी। यशस्वी जायसवाल 143 तो विराट कोहली 36 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद है। और सीधे रुक करेंगे, इस वक्त राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय को अलग करने के पीछे एक विशेष दृष्टिकोण के साथ निर्णय लिया। देश में सहकारिता आंदोलन बहुत पुराना है, लगभग 110 साल से ज्यादा पुराना इतिहास है। परंतु 75 वर्ष की आजादी के बाद यहां खड़ा रहकर सहकारिता आंदोलन का मीमांसा करते हैं, इसका विहंगावलोकन करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि देश भर में सहकारिता आंदोलन कई टुकड़ों में विभक्त हो गया है। सहकारिता की दृष्टि से देश को 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक, जहां सहकारिता आंदोलन अपने आप को आगे बढ़ाने में और मजबूत करने में सफल रहे हैं, ऐसे कुछ राज्य हैं। दूसरा, सहकारिता आंदोलन अभी भी चल रहा है, ऐसे राज्य हैं। और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां सहकारिता आंदोलन लगभग मृतप्राय हो गया। इतने बड़े देश में और
65 करोड़ किसानों के और किसानी के साथ जुड़ी हुई जन आबादी के देश में सहकारिता आंदोलन को रिवाइव करना, उसको आधुनिक बनाना, उसमें पारदर्शिता लाना और नई ऊंचाइयां छूने का लक्ष्य तय करना, ये बहुत आवश्यक हो गया था। क्योंकि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहकारिता एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसके माध्यम से समृद्धि को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। आपके पास पूंजी है या पूंजी नहीं है, मगर श्रम करने का हौसला है, काम करने की धगस है और अपने आप को आगे ले जाने की कौवत है, तो सहकारिता आंदोलन पूंजी नहीं है ऐसे व्यक्तियों के लिए भी एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। इसलिए देश के 65 करोड़ से ज्यादा कृषि के साथ जुड़े हुए नागरिकों को संबल देने के लिए और उनकी छोटी छोटी पूंजी का योग बनाकर कोऑपरेटिव के माध्यम से एक विराट पूंजी बनाकर उनको समृद्ध बनाने की दिशा में सहकारिता आंदोलन महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और इसलिए मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। विगत 2 साल में सहकारिता मंत्रालय ने कई सारे इनिशिएटिव लिए। तोमर साहब ने जैसे बताया, मोदी जी और तोमर जी के नेतृत्व में देश में एफपीओ के गठन का निर्णय लिया गया। ये निर्णय बहुत देरी से लिया गया, शायद पहले ले लेते तो इसका बहुत फायदा होता, परंतु मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए और किसानों को समृद्ध करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए। उसमें से एक कदम एफपीओ की निर्मित थी। एफपीओ के माध्यम से मैं बाद में बताऊंगा कि किसानों को ढेर सारा फायदा हुआ है, परंतु सहकारिता क्षेत्र में एफपीओ और एफपीओ का फायदा बहुत सीमित मात्रा में पहुंचा था कि लक्ष्य रखकर लक्ष्यांक तय नहीं किए गए। कुछ दिन पहले कृषि विभाग और सहकारिता विभाग की मीटिंग हुई। तोमर साहब भी आए थे, मैं भी था। वहां हमने एक निर्णय किया कि 1100 नए पैक्स एनसीडीसी के माध्यम से पैक्स को एफपीओ बनाने के लिए उचित मानकर कार्यवाही की जाएगी और पैक्स को मजबूत करने से एफपीओ का सहकारिता को फायदा होगा। एफपीओ 2 प्रकार के हैं, कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकती है और अब पैक्स भी हो सकती है। पहले भी कुछ पैक्स ने इनिशिएटिव लिए हैं, परंतु व्यक्ति का पैक्स होगा तो व्यक्ति समृद्ध बनेगी, कंपनी का पैक्स होगा तो कंपनी के हिस्सेदार समृद्ध बनेंगे और पार्टनरशिप का पैक्स होगा तो कुछ 3-4 पार्टनर उसमें समृद्ध बनेंगे। मगर पैक्स अगर एफपीओ है तो पैक्स के सभी सभासद मतलब पूरे गांव के किसानों के पास एफपीओ का मुनाफा जाएगा। तो एफपीओ के चारों प्रकार में, व्यक्ति का एफपीओ, कंपनी का एफपीओ, पार्टनर का एफपीओ, पार्टनरशिप का एफपीओ और पैक्स का एफपीओ, इसमें किसान को समृद्ध बनाने की सबसे ज्यादा क्षमता अगर है तो पैक्स के माध्यम से बने हुए एफपीओ में है, क्योंकि इसका मुनाफा सीधा गांव के छोटे से छोटे किसान के बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। और इसलिए पैक्स, एफपीओ और एसएसजी, ये 3 सूत्री ग्रामीण विकास समृद्धि का मंत्र
लेकर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय आने वाले दिनों में कंधे से कंधा मिलाने का काम करेंगे। मैं चाहूंगा कि आज की संगोष्ठी में एफपीओ के लिए जो सरकार ने ढेर सारे फायदे तय किए हैं, टैक्स में फायदा है, सहायता है और कई प्रकार के फायदे इसके अंदर है, इसकी बारीकियों को पैक्स के साथ जुड़े हुए सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने समझना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पैक्स आने वाले दिनों में एफपीओ बने, इस दिशा में काम करना है। सरकार शायद फायदे की स्कीम लंबे समय तक नहीं चला सकती, चलानी भी नहीं चाहिए, परंतु पैक्स अगर एफपीओ बनना चाहते हैं तो पैक्स को एनसीडीसी मदद कर ही सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मदद कर ही सकती है और पैक्स को एफपीओ बनने के लिए कोई सीमा नहीं है। 1100 छोड़ दीजिए, आप कितने भी पैक्स को एफपीओ बनाइए, आपको कोई। और इसलिए आज की ये संगोष्ठी सहकारिता आंदोलन को गति देने की संगोष्ठी बनने वाली है। मित्रों, मैंने जैसे पहले कहा, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन आधारित आर्थिक गतिविधियां भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत ताकत है, परंतु कभी इसकी देश में चर्चा नहीं होती। आज देखिए तो भारत की जीडीपी का हिस्सा 18% हिस्सा ये तीनों सेक्टर मिलकर बनते हैं। 18% जीडीपी, शायद किसी एक सेक्टर का इतना जीडीपी नहीं है जितना कृषि का है। स्टील का देख लीजिए, विद्युत उत्पादन का देख लीजिए, खदानों का देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग का देख लीजिए, सर्विस का देख लीजिए, किसका भी इतना बड़ा हिस्सा नहीं है जिसका जितना हिस्सा कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन का है। तो एक प्रकार से कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना, ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। और मैं इसके साथ एक और चीज भी जोड़ना चाहता हूं। जीडीपी बढ़ाना किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है, बढ़नी ही चाहिए, मगर आप मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से जीडीपी बढ़ाते हो तो जीडीपी के आंकड़े बढ़ते हैं, रोजगारी के आंकड़े इतने नहीं बढ़ते हैं। अगर आप कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र को और कोऑपरेटिव के माध्यम से मजबूत करते हो तो जीडीपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में रोजगारी भी बढ़ेगी। ये बहुत बड़ी बात हमारे जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए है। आज लगभग 65% लोग कृषि और इसके संलग्न सेवाओं पर निर्भर है। लगभग 55% कार्यबल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में लगा है और परोक्ष रूप से देखें तो 65% लोग और 55% कार्यबल के आधार पर जो बाकी सारी सेवाएं गांव में होती है वो भी एक प्रकार से कृषि पर ही निर्भर है। आज देश में 86% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जोत है। 1 हेक्टेयर से कम जोत इतनी बड़ी संख्या में हो ऐसा विश्व में कोई देश नहीं है। केवल और केवल हमारा देश भारत देश है जिन्होंने छोटे किसानों को मजदूर नहीं बनने दिया, उसको अपनी भूमि का मालिक बनाया। तो एफपीओ के माध्यम से पीसीएस को मजबूत करते एक विषय पर 1 दिवसीय मेगा कॉन्क्लेव में शिरकत कर रहे थे अमित शाह। और आइए सीधे रुख करते हैं राजस्थान का, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। इस तरह जयपुर कॉलम के माध्यम से राजस्थान की छवि राष्ट्रपति भवन में आने वाली प्रत्येक व्यक्तियों तथा वहाँ रहने वाले, कार्य करने वाले सभी लोगों के मनोमस्तिष्क में बनी रहती है।
अतिथि को देवता समझने की भारतीय भावना का बहुत अच्छा उदाहरण राजस्थान के स्नेही लोग प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान में लोकप्रिय गीत पधारो हमारे देश में अभिव्यक्ति अतिथि सत्कार को भावना को यहाँ के लोगों ने अपने व्यवहार में भी ढाला है। राजस्थान के लोगों के मधुर व्यवहार और प्रकृति तथा कलाकृतियों के मनमोहक आकर्षण के कारण देश विदेश के लोग यहाँ बार बार आना चाहते हैं। देवियों और स्वजनों, राजस्थान के उद्यमी लोगों ने राज्य से और देश से बाहर जाकर वाणिज्य और व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रभावशाली पहचान बनाए हैं। इस प्रकार आप सभी विधायकगण एक समृद्ध परंपरा वाले राज्य में अत्यंत प्रभावशाली और परिश्रमी लोगों के जनप्रतिनिधि हैं। सभ्यता और संस्कृति के हर आयामों में राजस्थान की परंपरा बहुत मजबूती रही है। आज से लगभग 1500 वर्ष पहले राजस्थान के क्षेत्रों में ही संस्कृत के महाकवि माघ ने शिशुपाल बद्ध नामक श्रेष्ठ महाकाव्य की रचना की थी। उनके काव्यों की तुलना महाकवि कालिदास के काव्यों से की जाती है। हिंदी का प्रथम कवि होने का गौरव राजस्थान के चंद बरहाई को जाता है। उनके द्वारा बरदाई के जाता है। उनके द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो को हिंदी भाषा का पहला काव्य माना जाता है। राजस्थान की मीराबाई ने भक्ति साहित्य को अमूल्य योगदान दिया है। महानता तथा लोकतांत्रिक भावनाओं पर आधारित राज्य व्यवस्था राजस्थान की भावभूमि में प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। महाभारत में आदिवासी समुदायों के ऐसे गणतंत्रों का उल्लेख मिलता है जो 5वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहे थे। ऐसे गणतंत्रों में राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में स्थापित यौधेय जनजाति का गणतंत्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। स्वाभिमान के लिए संग्राम करने की भावना राजस्थान की धरती के लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। यही भावना राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का आधार रही है। यहाँ के बारे में वीरों ने, योद्धाओं ने जिन राजाओं के नेतृत्व में धरती को अपने रक्त से लाल कर दिया, वे राजा भी अपने लोगों से अथाह प्रेम करते थे। पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा और राणा प्रताप, महाराजा राणा प्रताप जैसे वीरों और अनेक सेनानियों का शौर्य भारत की वीर गाथाओं के स्वर्णिम अध्याय है। चित्तौड़ का विजय स्तंभ राष्ट्रीय गौरव का एक जीवंत प्रतीक है। महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करने वाले वनवासी वीर योद्धा राणा पुंजा भील के अमर बलिदान की कहानी मेघवाड़ का बच्चा जानता है। वीर बालक दूधा भील ने महाराणा प्रताप के आदर्शों का अनुसरण करते हुए अपने प्राणों को समर्पित कर दिया था। जनजाति समुदाय के लोगों को एकता के सूत्रों में बांधने के लिए मोतीलाल तेजवान ने एक ही आंदोलन चलाया था, जिसका उद्देश्य एकजुट होकर शोषण के खिलाफ संघर्ष करना था। शिक्षित समाज के समावेशी शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति देने वाली डंगरपुर की बीरवाला कालीबाई के विषय में सभी देशवासियों की जानकारी होनी चाहिए। समाज सुधारक और महान स्वाधीनता सेनानी गोविंद गुरुजी के असंख्य देश प्रेमी अनुयायी मानगढ़ नरसंहार में वीर गति को प्राप्त हुआ। राजस्थान सहित देश के अनेक क्षेत्रों में गोविंद गुरुजी का
प्रभाव था। मुझे प्रसन्नता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलब्धि में हो रहे कार्य के माध्यम से देशवासियों को मानगढ़ धाम की गौरव गाथा के बारे में अवगत कराया जा रहा है। जनजातियों सहित राजस्थान के सभी समुदायों के लोगों ने देश प्रेम के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मैंने विधानसभा में इस विषय पर थोड़े विस्तार में जाकर इसलिए बात कर रही हूँ कि हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्श पर ही हमारे संविधान के आदर्श निर्धारित किया गया है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के ये संवैधानिक आदर्श सभी विधायकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होनी चाहिए। स्वाधीनता के बहुत पहले सन 1929 में बाल विवाह को समाप्त करने के महान उद्देश्यों के साथ एक कानून सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पारित किया गया था। महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक समावेश का वो महत्वपूर्ण अधिनियम बोलचाल में शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके प्रेरणा श्री हरिविलास शारदा थे। श्री हरिविलास शारदा राजस्थान के निवासी थे। स्वाधीनता के बाद श्री मोहनलाल सुखाड़िया से लेकर श्री भैरव सिंह शेखावत जैसे जनसेवकों ने संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप राज्य स्तर के कानून बनाने में तथा समावेशी और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में प्रभावी नेतृत्व दिया। समावेशी विकास और जनहित में कार्य करने की इस परंपरा में मजबूत बनाना सभी विधायकों का कर्तव्य है। मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले मैं सभी माननीयों को कहना चाहती हूँ, माननीय हम सब कितने भाग्यशाली हैं। मुझे बताया गया है ये राज्य की जनसंख्या 7 करोड़ से ज़्यादा है। जनप्रतिनिधि, विधानसभा के जनप्रतिनिधि केवल 200। माननीयों को जनता ने जनप्रतिनिधि रूप में इस विधानसभा को भेजते हैं। माननीय कभी 1 बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी 4 बार, कि जिंदगी भर बार बार जनता द्वारा प्रतिनिधि बनकर इस सभा को आके सभा मंडन करते हैं। जनता कितना प्यार करते हैं, इसीलिए बार बार आपने चाहती जनप्रतिनिधि को बार बार इस विधानसभा को चुन के भेजते हैं। कभी कभी इतने प्रभावित होते हैं अपने नेता या अपने प्रतिनिधि का हर चीज़ को फॉलो करते हैं। कभी हेयर स्टाइल, उनके चाल चलन, चेहरा, उनके ड्रेस, कभी कभी ऐसे मैंने देखी जनता को के भी हाथ में बंधे हुए कलाई के कलर का एक धागा को भी वो फॉलो करते हैं। कितने प्यार करते हैं, आशा करते हैं। जिस चीज़ को माननीय विधायक के अध्यक्षों ने यहाँ जिक्र करते थे कि आज़ादी, प्रियम्बल का कुछ पंक्तियाँ, आज़ादी बोलने का, आज़ादी सामाजिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, शिक्षा लेने की आज़ादी, ये आज़ादी का दायित्व जनसाधारण ने अपने जनप्रतिनिधि को दिए। ये युग एक कंप्यूटर युग है। ये युग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से चलता है। एक युग था जो जनप्रतिनिधि विधानसभा में क्या बोलते हैं, कभी कभी अपने पेपरों में वो देखते हैं, कभी कभी पेपर भी उनके तक पहुंचता नहीं था। लेकिन आज घर घर तक यहाँ क्या चल रहा है,
मेरे जनप्रतिनिधि जनता के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या करते हैं और देखते हैं, समझते हैं। इसीलिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों को गुजारिश करना चाहती हूँ, चाल चलन के साथ साथ आचार विचार को जनता की दिशा में, जनता के लिए, जनता के द्वारा क्यों हम आए हैं, इसलिए जनता के लिए सोचना चाहिए। और केवल हम नुहे, मैं नुहे, मेरा सोचना, मैं और मेरा को छोड़ के हमारा होना चाहिए। केवल मैं और मेरा सोचने से देश का या समाज का या राज्य का उन्नति शायद नहीं होगा। इसीलिए हमेशा जनप्रतिनिधि जनता के लिए, राज्य के लिए सोचना चाहिए। मैं और मेरा से ऊपर उठकर मेरा देश, मेरा जनता, मेरे लोग होना चाहिए। मुझे लगता है आप सब समझदार हैं। आप यहाँ इसीलिए बार बार जनता आपको चुनकर भेजे हैं। मुझे लगता है आने वाला दिन जो भी मुद्दा, हमको पता है कि ये मुद्दा हम लोगों के हम अभी चाहिए, नीड ऑफ द आवर, अभी का क्या ज़रूरत है, वर्तमान की ज़रूरत चीज़ें का उसी हिसाब से नियम बनाने का दायित्व जनता ने जनप्रतिनिधि को दिए हैं। आप उसको बना सकते हैं, आपके हाथ में हर चीज़ है। इसीलिए मैं चाहूँगी कि आगे चलकर ये XYZ ने नहीं किया, लेकिन अपने खुद को पूछना चाहिए, मैं क्या किया, हम क्या किए। X नहीं किया, लेकिन मुझे दायित्व दिया गया, जनता ने मुझे दायित्व दिए, मैं क्या किया, मैं जनता के लिए क्या किया, हम मिल के संगठित रूप में क्या किए। मुझे लगता है आने वाला दिन, ये राजस्थान नाम सुनकर मुझे दिल में इतने भावना आती है कि राजाओं के ये राज तंत्र तो अभी नहीं है, लोकतंत्र है। इसीलिए मुझे चुना गया है। मुझे परसेंटेज निकाला जाए तो मुझे पता नहीं कितने होगा, हैं 7 करोड़ और 200, इतने भरोसा करते हैं। मुझे लगता है भरोसा लायक होना चाहिए। मैं राजस्थान के समग्र विकास तथा राज्य के सभी निवासियों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। राजस्थान की विधानसभा के सभी सदस्यों जन कल्याण और राज्य के विकास के लिए निरंतर कार्यरत रहेंगे तथा संसदीय प्रणाली के गरिमा को बढ़ाते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान दौरे पर हैं, जहां पर जयपुर में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को उन्होंने संबोधित किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।